आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न हमें दिया हुआ है कि आयतन प्रसार गुणांक रेखीय प्रसार गुणांक का खाली स्थान होता है। मतलब हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है इस पर और सही उचित मान को यहाँ पर रखना है कि क्या होगा इसका मान। इसके लिए हमें देखना होगा कि आयतन प्रसार गुणांक और रेखीय प्रसार गुणांक में क्या संबंध होगा। तो सबसे पहले इसकी रचना के लिए हम क्या करते हैं, देखिए इसके लिए हमने क्या किया, इसके लिए हमने क्या किया हुआ है, इसके लिए हमने घनाकार पदार्थ लिया हुआ है। घनाकार पदार्थ देखिए जिसके लिए सभी भुजाओं की लंबाई क्या होगी, समान होगी। तो उसके लिए प्रत्येक लंबाइयों को हमने क्या लिया है, उस घनाकार जो पदार्थ है उसके लिए उसकी प्रत्येक लंबाई का मान एल एल एवं एल होगा। ठीक है, अब इस पर क्या किया जाता है, देखिए ये आयतन प्रसार गुणांक का मान हमें देखना है और रेखीय प्रसार गुणांक का मान हमें देखना है। तो आयतन प्रसार गुणांक किससे संबंधित होता है, यदि हमने किसी पदार्थ को ऊष्मा दी है, चलिए ठीक है, किसी माध्यम से हमने उसे ऊष्मा प्रदान करी है। ठीक है, यहाँ पर हम उसे ऊष्मा प्रदान करते हैं, ये क्यू का एक निश्चित मान है। अब ऊष्मा प्रदान करने के बाद क्या होता है, इसमें जो मौजूद अणु होंगे या उनके मूलभूत कण होंगे उनके बीच एक सापेक्ष यहाँ पर क्या होगा, गतिज ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी। मतलब वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाने की ओर लगेंगे। मतलब ये धीरे धीरे ये चाहेंगे कि वे अपनी स्थितियां बढ़ाएं, मतलब सापेक्ष इनमें विस्थापन हो या उनके बीच की दूरी यहाँ पर बढ़ जाती है। उनके बीच की दूरी बढ़ती है तो हम उसे क्या कह पाते हैं, देखिए तापमान में वृद्धि हो रही है यहाँ पर, और तापमान में वृद्धि के साथ साथ यहाँ पर उसकी लंबाइयों में भी क्रमशः वृद्धि होगा प्रसार के अनुसार। ठीक है, ऊष्मीय प्रसार हम उसी को कहते हैं। तब हम मानते हैं कि मान लीजिए प्रारंभिक रूप से ये जो हमारे पास घन पदार्थ है या पदार्थ है, तो पदार्थ का तापमान में परिवर्तन मतलब पदार्थ के ताप में वृद्धि, ताप में वृद्धि का मान कितना, हम इसे चलिए डेल्टा टी से प्रस्तुत करते हैं। चलिए डेल्टा टी ताप में यदि हमने उसमें वृद्धि कर रखी है तो ताप में वृद्धि के पश्चात जो लंबाई में परिवर्तन होगा वो कितना होगा, प्रारंभिक प्रत्येक भुजा की लंबाई की बात करें हम, प्रत्येक भुजा, पहले हमने प्रारंभिक रूप से जाना कि प्रत्येक भुजा की लंबाई एल है। तो देखिए ताप वृद्धि के बाद ऊष्मीय प्रसार वहां पर होगा, ऊष्मीय प्रसार के पश्चात प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी, चलिए हमने उसे मान के रखा कि उसकी लंबाई एल धन डेल एल हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ से हम बात करना चालू करते हैं कि इसकी आयतन में प्रसार कितना हुआ। तो देखिए सबसे पहले तो हम बात करेंगे यहाँ पर इस घनाकार पदार्थ के लिए उसके आरंभिक आरंभिक आयतन की। ठीक है, आरंभिक आयतन को किससे स्पष्ट किया जाएगा, आरंभिक आयतन को यदि हमने v से स्पष्ट किया है उसका मान होगा l गुणा l, मतलब v बराबर होता है l की घात 3 के रूप में। चलिए अगर यदि हमने उसे मीटर पर ले रखा है तो ये मीटर होगा और मीटर की घात 3 होगा। ठीक है, हमने ये ले रखा है प्रत्येक को मीटर के रूप में, ये हमें मिला है। चलिए इसे हम ले लेते हैं समीकरण 1 के रूप में। अब देखिए आरंभिक आयतन तो हुआ, ताप में हमने वृद्धि करा डेल टी, उसके बाद लंबाई में जो परिवर्तन हुआ वो दूसरी जो लंबाई है वो एल धन डेल एल के रूप में, जहाँ परिवर्तन डेल एल, मतलब हम वृद्धि ही मान सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, अंतिम आयतन, अंतिम आयतन इसे हम किससे स्पष्ट करें, v धन डेल वी हम कह सकते हैं उसे। देखिए आयतन में भी तो कुछ कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा, उसे हमने v धन डेल वी के रूप में लिखा। इसका मान क्या होगा, इसका मान होगा l धन डेल एल। देखिए प्रत्येक भुजा की लंबाई अब क्या रह गई है, एल धन डेल एल के रूप में, और उसका हम करने वाले हैं घाती। क्यों, क्योंकि देखिए हम जानते हैं कि यहाँ पर आयतन के लिए प्रत्येक भुजा की लंबाई का गुणनफल यहाँ पर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई के रूप में, ये हमने ले लिया। अब इसी को हल करके देखेंगे, वी धन डेल वी का मान, यहाँ पर मान कितना आएगा, एल की घात हमने 3 रखा, धन 3 हमने करा, एल की घात 2 किया और डेल एल का गुणा किया, धन 3 रखा, डेल एल की घात हमने 2 करी और एल का मान यहाँ पर रखा, धन यहाँ पर हमने डेल एल की घात 3 लिया हुआ है। देखिए ये जो पद हमें मिले हैं, कुछ कुछ पदों को हमें देखना होगा कि वो बहुत सूक्ष्म होते हैं। देखिए इसके लिए हमने क्या किया था कि यदि ताप में परिवर्तन हुआ, ठीक है, ताप में परिवर्तन के कारण जो यहाँ पर प्रत्येक भुजा की लंबाई में डेल एल जो परिवर्तन हुआ था वो काफी सूक्ष्म था। ठीक है, अब हमारे पास ऐसे कुछ स्थितियां आती हैं कि हम इसका और वर्ग करने वाले, मतलब डेल एल का घात यहाँ पर 3 है, तो सूक्ष्म जो हमारे पास मान होता है उसकी घात हम जितना भी करें उसके मान और सूक्ष्म हो जाएंगे, जैसे हम अति सूक्ष्म कहते हैं। ठीक है, मान बहुत कम हो जाएंगे जिसे हम नगण्य मान सकते हैं, मतलब नगण्य मतलब शून्य के करीब लगभग मान सकते हैं। तो हमने इसे शून्य के करीब बराबर शून्य के बराबर ही ले लिया। ठीक है, तो हमारे पास डेल एल की घात 3 जो थी उसे हमने शून्य ले लिया, और देखिए एल का वर्ग भी यहाँ पर है। देखिए सूक्ष्म मान है, सूक्ष्म मान को और हमने वर्ग किया तो ये मान बहुत सूक्ष्म होते हैं और इसे भी हमने नगण्य माना हुआ है। ठीक है, आगे के यहाँ पर गणना के लिए इसे भी हमने शून्य कर दिया। अब इस प्रकार हम जो आयतन में परिवर्तन देख रहे हैं, ठीक है, v धन डेल वी,
ये हमें बता रहा है अंतिम आयतन के बारे में, जिसका मान क्या होता है, जिसका मान होता है l की घात 3 धन 3 l वर्ग डेल l के रूप में। अब देखिए समीकरण 1 से हमने क्या जाना था कि जो आयतन प्रारंभिक आयतन है v के रूप में वो l की घात 3 के रूप में स्पष्ट होती है, और यहाँ पर आयतन में परिवर्तन यदि हमें निकालना है तो वो डेल v से स्पष्ट होगा। तो l की घात 3 और यहाँ पर 3 l वर्ग डेल l के रूप में, l की घात 3 l की घात 3 यहाँ पर कटा तो डेल v, मतलब आयतन में परिवर्तन हमें कितना मिल रहा है 3 l वर्ग डेल l के रूप में। ये हमें बता रहा है आयतन में होने वाले परिवर्तन को। अब आयतन में परिवर्तन का मान हमें मिल गया, तो हमें क्या देखना होगा, आयतन प्रसार गुणांक का मान। आयतन प्रसार गुणांक किससे स्पष्ट किया जाता है आयतन प्रसार गुणांक को? इसे हम स्पष्ट करते हैं गामा से। ठीक है, गामा से यदि हमने स्पष्ट किया तो इसका मान क्या होगा, इसका मान होगा आयतन में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आयतन, और साथ में यहाँ पर ताप में जो कमी या वृद्धि जो भी हुई थी या ताप में परिवर्तन हुआ था, ये मान हमें बता रहा है। तो यहाँ पर हमें गामा का मान कितना मिलता है, गामा का मान हमें डेल वी के रूप में 3 l वर्ग डेल l के रूप में। ठीक है, और नीचे हम इसके मान को रखें तो v का मान हमारे लिए कितना होगा l की घात 3 के रूप में डेल t। ठीक है, ये हमने लिख लिया। जो पद यहाँ पर कट जाएंगे l वर्ग और l की घात 3 के रूप में यहाँ पर कट जाएगा, और गामा का मान हमें अंतिम रूप से कितना मिलेगा 3 डेल l अनुपात l गुणा 1 अनुपात डेल t के रूप में। ये तो हमें मिला। अब चलिए इसे ले लेते हैं हम समीकरण 2, क्योंकि हमें अब इसका संबंध देखना है किसके साथ, इसका संबंध हमें देखना है रेखीय प्रसार गुणांक के लिए। अब रेखीय प्रसार गुणांक क्या होता है, हम इसके लिए क्या करेंगे, प्रत्येक भुजा की बात करेंगे। रेखीय प्रसार गुणांक, इसके लिए हमने उसके भुजा की बात करी है, तो भुजा के लिए रेखीय प्रसार गुणांक यदि हम अल्फा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, इसका मान क्या होता है, लंबाई में होने वाला परिवर्तन, प्रारंभिक लंबाई और नीचे डेल टी। ठीक है, ये बताता है हमें उस पदार्थ के लिए उसके रेखीय प्रसार गुणांक को। अब इसी की तुलना हम कहाँ करेंगे, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 में इन मानों को रखना है हमें। समीकरण 2 में मान रखने पर गामा का मान हमें कितना मिलेगा, गामा बराबर यहाँ पर होगा 3, और यहाँ पर इसे हम लिख लेते हैं डेल एल अनुपात एल और गुणा 1 अनुपात डेल टी के रूप में। अब ये जो मान ब्रैकेट में है वो हमें क्या बता रहा है, रेखीय प्रसार गुणांक को। तो गामा का मान यहाँ पर कितना 3 गुणा अल्फा के रूप में, मतलब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आयतन प्रसार गुणांक का जो मान है वो रेखीय प्रसार गुणांक के मान का 3 गुना है। तो यही हमसे पूछा गया है कि प्रश्न में कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है और हमें आयतन प्रसार गुणांक और रेखीय प्रसार गुणांक में संबंध देखना है। तो हमारे लिए कितना हुआ 3, तो इसे हम 3 गुना कह सकते हैं किसकी अपेक्षा, आयतन प्रसार गुणांक की अपेक्षा रेखीय प्रसार गुणांक का। तो यहाँ पर क्या हुआ, आयतन प्रसार गुणांक जिसे हमने गामा से स्पष्ट किया, रेखीय प्रसार गुणांक जिसे अल्फा से हमने स्पष्ट किया, अल्फा का कितना होता है 3 गुना होता है। इसे हमने 3 या यदि संकेत में लिखें तो 3 गुना होता है। यही इस प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।